ब्रेक के बाद स्वागत है आपका चुनाव के खास कार्यक्रम महासंग्राम में। लगातार सुबह 7 बजे से और शाम 6 बजे तक लगातार हम आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं और देते रहेंगे। और इसी अपडेट में नौजीत एक बड़ी खबर आ रही है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए तो रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण की 8 सीटों पर मतदान जारी है। प्रदेश में आपको बता दोपहर 1 बजे तक 48.52% मतदान हुआ है। देवास में 52.11, धार में 49.37, 38 इंदौर में 60%, खंडवा में 48.5 के लगभग यहाँ पर मतदान हुआ है। अंतिम चरण की 8 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। यानी कि मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 48.52% मतदान हुए हैं। देवास में 52, धार में 49% मतदान, खंडवा में 48, खरगोन में 48, मंदसौर में 50.कुछ%, रतलाम में 51, उज्जैन में 49। ये लगातार बड़ी खबर आ रही है इस बीच। तो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां चौथे चरण में मतदान जारी है। 13 सीटों पर मतदान दोपहर 1 बजे तक 39.68% मतदान हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अकबरपुर में 38.20% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान जारी है। तो आपको प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। बिल्कुल। और नवजीत, प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक 39% यानी कि 40 के करीब प्रतिशत में मतदान हुआ। अकबरपुर में 38, बहराइच में 40% मतदान हुआ। तो धौरारा में 43, इटावा में 37% मतदान हुआ है, मतलब इसी के आसपास। फरीदाबाद में 40 और 39, कन्नौज में 43, कानपुर में 33, खीरी में 33 के करीब मतदान हुआ। मिश्रिक 38, शाहजहांपुर में 36.34%। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से है। वोटिंग के दौरान नोकझोंक का मामला सामने आया। दरोगा और बीजेपी नगर अध्यक्ष की नोकझोंक हुई है। परिवार के साथ वोट डालने गए थे नगर अध्यक्ष। तो बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां दरोगा ने की नगर अध्यक्ष के साथ अभद्रता। दरोगा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष से मांगी माफी। तो बता दें कि अभद्रता करने का मामला सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नोकझोंक यहाँ पर देखी जा रही है। दरोगा और बीजेपी नगर अध्यक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। आपको बता दें अपने परिवार के साथ वोट डालने गए थे नगर अध्यक्ष। इस दौरान दरोगा ने की नगर अध्यक्ष के साथ अभद्रता। इसका जो है फुटेज भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरोगा ने बीजेपी नगर अध्यक्ष के साथ अभद्रता की है। पब्लिक इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए इसी में एक और बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें नागदा से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। लायक शौचालय नहीं होने से ग्रामीणों में रोष। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। आपको बता दें कि नागदा में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। मूलभूत सुविधाएं न होने के कारण ग्रामीणों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी लोग और कुछ महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, जहाँ मूलभूत सुविधाएं न होने के चलते ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप भी लगाया है कि लायक शौचालय नहीं है। और इसके लिए ग्रामीणों में यह जो रोष है देखा जा सकता है। रोष जहाँ पर ग्रामीणों ने बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये खबर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे। पुलिसकर्मी से मिले अखिलेश यादव। बीजेपी के लोगों ने की थी पुलिसकर्मी के साथ बदसलूकी। तो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे कन्नौज। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी से उन्होंने मुलाकात की है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से
अखिलेश यादव जो है कार में बैठ कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ संख्या 2, 3, 5, 4 पर जो है आपको बता दें कि कन्नौज सौरी क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे और जो बीजेपी कार्यकर्ता से पुलिसकर्मी से मिले अखिलेश यादव, उस पुलिसकर्मी से जिससे बीजेपी कार्यकर्ता से कुछ झड़प हुई थी और पुलिसकर्मी से बदसलूकी करने का मामला सामने आया था। बीजेपी के लोगों ने पुलिसकर्मी से बदसलूकी की थी और उस पुलिसकर्मी से मिलने वहां पर अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। अब हम नवजीत का रुख करना चाहेंगे हॉट सीट पर। हॉट सीट की तरफ हम रुख करना चाहेंगे। इससे पहले हम मेहमानों से आपका परिचय कराएं। पहले हॉट सीट पर नजर डालते हैं और हॉट सीट का नाम है बर्धमान लोकसभा सीट, जहां से क्रिकेटर कीर्ति आजाद टीएमसी की टिकट पर चुनाव मैदान में है। उनके खिलाफ भाजपा ने दिलीप घोष को उतारा है। बसपा की टिकट पर प्रभुनाथ शाह और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से सुकृति घोषाल भी चुनावी मुकाबले में वर्धमान में 2 निर्दलीय समेत कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर यह वर्धमान लोकसभा सीट। नवजीत, तो बिल्कुल आपको बता दें कि काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। वर्तमान लोक सीट भाजपा से दिलीप घोष को चुनावी मैदान में उतारा गया, टीएमसी से कीर्ति आजाद को और सीपीआईएम से स्वीकृति जी कीर्ति आजाद टीएमसी से और सीपीआईएम से सुकृति घोषाल यहाँ पर हैं। एक चीज हम ये देख रहे हैं कि बहरामपुर से क्रिकेटर और वर्धमान से भी एक क्रिकेटर, टीएमसी क्रिकेटरों पर काफी दांव लगा रही है। चलिए अगली ग्राफिक्स की तरफ नजर डालते हैं। तो इतिहास की ओर नजर डालें तो 2009 में माफ कीजिएगा सैदुल हक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, 2014 में डॉक्टर मुमताज संगमिता तृणमूल कांग्रेस से और 2019 में एस एस अहलुवालिया जो है भारतीय जनता पार्टी से 2019 में। तो ये है इतिहास। सैदुल हक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और 2014 में तो अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। राजकुमार उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस शायद नहीं है हमारे साथ, और कर्नल ईशान बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और के विश्वदेव राव जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करें इससे पहले हमने आपको दिखाया कि बहरामपुर लोकसभा सीट और वर्धमान, अगर जो वर्धमान की बात करें तो वर्धमान लोकसभा सीट पर टीएमसी ने क्रिकेटर उतारे हैं। एक तरह से कीर्ति आजाद को वर्धमान से और बहरामपुर से यूसुफ पठान को। क्या लगता है कि के विश्वदेव राय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे पहले, और सवाल यही होगा कि क्या लगता है टीएमसी को क्रिकेटरों से ज्यादा प्रेम है? देवेंद्र जी, ये तो ममता जी स्वयं बताए तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के चुनाव बहुत रोचक हो रहे हैं। वहाँ बीजेपी प्रमुख विपक्ष के रूप में आ रही है। कांग्रेस पे और टीएमसी के बीच तो ज्यादा झगड़ा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी वहां पर गेन कर रही है कई सीटें। इसी वजह से मुझे लग रहा है स्टार प्रचारक और स्टार चेहरे ममता बनर्जी जी ने उतारे हैं वहां टीएमसी की तरफ से। जैसे आप अधीर रंजन चौधरी वाली सीट का डिस्कशन मैंने सुना आपका, वहां पर यूसुफ पठान बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी तो कई बयान भी दे चुके हैं, 2 बयान दे चुके हैं कि आप टीएमसी को वोट ना दीजिए, उसके बनाम आप बीजेपी को वोट दे दीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह का वहाँ कॉन्टेस्ट चल रहा है। लेकिन एक बात काबिल तारीफ है वेस्ट बंगाल की जनमानस की करूंगा कि वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। पूरे देश में जब वोटिंग परसेंटेज के बारे में चिंता हो रही है तो वहाँ हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा निकल के आ रहा है। तो वहाँ का चुनाव
रोचक है और पूरे बंगाल की हर सीट में कहीं ना कहीं एक वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी जी हो रहा है। जी बिल्कुल। कहीं भी जो है यहाँ पर अगर जो देखा जाए तो मोदी फैक्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर जो पश्चिम बंगाल में भी है तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। राजकुमार उपाध्याय जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ आ गए हैं और जुड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मुस्कुराता हुआ चेहरा, खिला हुआ चेहरा, खिला नहीं कहेंगे नहीं तो आप कह देंगे कि कहीं और पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं, इसलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका बहुत अच्छा लगता है। और कर्नल ईशान जी तो हैं ही हैं, कर्नल ईशान जी के पास ही आएंगे अगला सवाल लेकर के, उसके बाद हम आपके पास आते हैं राजकुमार जी। कर्नल ईशान जी, सवाल यहाँ पर यह है कि टीएमसी को क्रिकेटर पसंद है, अगर ये बात कहें, बीजेपी को क्यों नहीं? देखिए देवेंद्र जी, जैसे अभी आपके राजनीतिक विश्लेषक ने भी कहा था, बात यही है कि ये तो दीदी ही बता सकती है, लेकिन मैं इतना बताना नहीं, बीजेपी तो बता सकती है ना कि आपको क्यों नहीं। नहीं, ये क्रिकेटर पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए, ये ग्लैमराइज करने वाली बात नहीं, और दीदी ने भी कीर्ति आजाद जी को क्रिकेटर होने के नाते वहां से टिकट नहीं दिया है। हमको वहां की डेमोग्राफिक समझनी चाहिए। वहां पे बहुतायत जो बंगाली लोगों के अलावा बिहार और यूपी के लोग भी हैं मौजूद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अच्छा। वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब समीकरण देखे गए हैं। इसमें क्रिकेटर होने नहीं होने से मेरे विचार से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ममता बनर्जी जी इतनी मतलब कहना चाहिए कि परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, जो कि खाली क्रिकेटर होने पे किसी को टिकट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ये समीकरण जरूर देख के ही उन्होंने दिया है, और ये उनके पार्टी का अंदरूनी है, इस पे हम क्या कह पाएंगे। लेकिन क्रिकेटर होना कोई एक क्वालिफिकेशन नहीं होता है टू बिकम अ कैंडिडेट फ्रॉम एनीवेयर, चाहे किसी भी चीज में। उनकी राजनीतिक परिपक्वता कितनी है और राजनीतिक पैठ कितनी है, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो जिताऊ कैंडिडेट है। देखिए, अगर जो स्टेडियम के जो सपाट पिच होते हैं उस पर तो ये लोग चल जाते हैं, लेकिन राजनीति का पिच जो होता है बड़ा उभड़ खाबड़ होता है। तो उभड़ खाबड़ पिच को, इनके पिच को उभड़ खाबड़ करने के लिए अगर जो बहरामपुर से माफ कीजिएगा निर्मला कुमार साहा को आपने उतारा है, और दूसरी बात अगर जो यहाँ पर करें तो दिलीप घोष को आपने उतारा है, तो क्या ये इनकी पिच उभड़ खाबड़ कर देंगे ये लोग राजनीति का? उभड़ खाबड़ कौन किसकी पिच कर पाएगा, जैसे ये तो 4 जून ही बताएगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि दिलीप साहा हूँ चाहे निर्मला जी हूँ, दोनों ही राजनीतिक क्षेत्र के काफी परिपक्व और मजे हुए खिलाड़ी है। जहां तक सवाल है इरफान पठान और इनका यूसुफ पठान मेरे ख्याल से है, और कीर्ति आजाद जी, ये लोग अपने क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं। वहां पे उनकी पिच पे अगर हम बैटिंग करने जाते हैं तो हमें दिक्कत होगी, बट वो जब राजनीति की पिच पे बैटिंग करने आए तो उनके लिए कष्ट होगा। कई बाउंसर भी झेलनी पड़ेगी और कई गुगली भी आएंगी। तो देखते हैं। गुगली बीजेपी फेंक रही है क्या दिलीप घोष के माध्यम से? देखिए, चुनाव में आ गए तो गुगली तो खेलनी पड़ेगी, चाहे किसी के भी माध्यम से आए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये गुगली कैच में कब तब्दील होती है, और या फिर बाउंड्री पार जाती है। अब ये देखना होगा। दोनों चीजें 4 जून को बिल्कुल हम भी, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। 4 जून को इंतजार है और देखा जाएगा। राजकुमार उपाध्याय जी, मुस्कुराहट इसमें जोड़ना चाहूंगा। जी देवेंद्र जी, एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा कि अगर हम एक सेकंड के लिए इनकी राजनीति वाली चीज को अलग कर देते हैं, तो एक जो ग्लैमर वाली चीज आती है और जनता का क्रेज वाली चीज आती है, वो भी एक फैक्टर काम करता है। बट इन दोनों क्रिकेटर्स के मामले में कितना काम करेगा ये देखना। चलिए, काम करने नहीं देंगे ना ये आप? बिल्कुल राजकुमार, तो हमारी तो कोशिश यही रहेगी। बिल्कुल। तो राजकुमार उपाध्याय जी, अगर जो देखा जाए वर्धमान लोकसभा सीट की,
तो कांग्रेस के उम्मीदवार तो यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं मुझे, क्यों, किसको सपोर्ट किया है आपने, या कुछ कांग्रेस उम्मीदवार का क्या बोले, थोड़ा सा मतलब कांग्रेस उम्मीदवार तो यहाँ पर हमें दिख नहीं रहे हैं, जो हमारे पास लिस्ट है उसमें बसपा से प्रभुनाथ साहा हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से सुकृति घोषाल हैं, और 2 निर्दलीय समेत कुल 8 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी से कीर्ति आजाद हैं, क्रिकेटर हैं वो, और भाजपा से दिलीप घोष को उतारा गया है। तो यहाँ क्या अपने आप को कमजोर समझ रहे थे आप लोग, या फिर दीदी को दिया गठबंधन के जो गठबंधन धर्म है उसमें देवेंद्र जी सब निर्णय देश के हमारे नेताओं ने बैठकर सबने टीम वर्क से लिया है, और कम और ज्यादा कैसे अभी अपन आंखें इसको बिल्कुल अभी कह नहीं सकते, क्योंकि मतदाता और जनता जब मुद्दों को लेकर जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल तो कार्य हैं, देखेगी कि उन्होंने क्या किया, क्या बोला था, उन्हें में सफल रहे। तो इन सब चीजों को लेकर मतदाता इस समय बिल्कुल सजग है, और वो बिल्कुल प्रत्याशी इस बार जिस हिसाब से मत सोच समझकर व्यक्ति वोट देने जा रहा है, और बिल्कुल हम तो बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सुबह भी हमने कई माध्यमों से किया, लगातार करते आ रहे हैं, आज भी खबर के माध्यम से हम फिर बोलते हैं कि अभी भी हमारे पास करीब 2.5 से 3 घंटे का समय है, तो निकले घर से और अधिक मतदान करें इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, और अपने मत का प्रयोग जो हम 5 साल में एक बार करने के लिए राष्ट्र के लिए होता है, देश की सरकार, लोकतंत्र का संसद में मंदिर के लिए हम पहुंच, जिसको अपन चाहते हैं कि वो हमारे कार्य करे, हमारी सुने, हमारे लिए लड़ाई लड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आएंगे आपके पास, क्योंकि जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है और फ्रेम शायद कहीं अटका पड़ा है, तो अभी के विश्वदेव राय जी के पास हम आना चाहेंगे। और क्रिकेटर से संबंधित तो सारी चीजें हो गई, बातचीत हो गया, लेकिन एक चीज जो महत्वपूर्ण है ये कि एक बार फिर हम आप एक बार पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस और टीएमसी इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीट शेयर नहीं कर रही है। तो सीट शेयर नहीं कर रही है तो क्या इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा टीएमसी को या कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, पहली बात देवेंद्र जी। उसका कारण क्या है कि कांग्रेस ने जब वहां की सीट बंटवारे की चर्चा चल रही थी तो ममता जी उनको कुछ ही सीट देना चाहती थी, 10 या 11 सीट देना चाहती थी, उसके ऊपर नहीं देना चाहती थी, जबकि कांग्रेस 20 सीटें मांग रही थी। तो यहाँ वहां पर टीएमसी ममता बनर्जी ने यहाँ तक कहा कि आप पूरे देश में 44 सीटें नहीं जीत पाएंगे और आप हमसे 42 सीटों में आधा मांग रहे। तो इस तरह के की बयानबाजी भी हुई थी। एक बहुत बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है देवेंद्र जी, जो मुझे बड़ी अपच लग रही है, वो ये है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन जो भी कहें इसको, वो कई जगह अपने आप को मजबूत बता रही है। उत्तर प्रदेश हो गया कि हम बहुत मजबूत हैं समाजवादी पार्टी के साथ, हम दिल्ली में मजबूती से लड़ेंगे, हम आंध्र के साउथ दक्षिण भारत के कई राज्यों में हम मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन कुछ राज्य जो मेन है, जैसे बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, यहाँ पर गठबंधन ही नहीं है, ये वहां पर विरोधाभासी बात चल रही है। अब कांग्रेस नेता जो बंगाल और पंजाब में है, वो एक तरफ आम आदमी पार्टी से एक जगह गठबंधन है, दूसरी जगह विरोध है। वेस्ट बंगाल में टीएमसी से के बाहर आई है तो टीएमसी का समर्थन है, और वेस्ट बंगाल के अंदर विरोध है। तो इस तरह ये चीजें विरोधाभासी है जो हर्ट करेंगी, जो क्षति पहुंचाएंगी
इंडिया गठबंधन को स्वयं, पहली चीज। दूसरी चीज देवेंद्र जी, एक चीज जो लोग देख नहीं रहे हैं, एक पार्टी बीजेपी की बात मैं कर रहा हूँ, बीजेपी पिछले 10 साल से अपने बूथ लेवल की कार्यकर्ताओं को, जिसे वो पन्ना प्रमुख कहती है, उसको मैनेज कर रही है, उनको उनका सारा नेटवर्क उसने बनाया है, आरएसएस का पूरा कैडर उसकी मदद कर रहा है। या आप लोगों ने, विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पे इंडी गठबंधन और रीजनल पार्टीज ने अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ता बनाए हैं क्या? कांग्रेस ने बनाए हैं। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में आप बेहतर बता सकते हैं देवेंद्र जी, किस जिले तक में कि मतलब विधानसभा, लोकसभा छोड़ दीजिए, मैं विधानसभा की अगर बात करूं या पंचायत चुनाव तक की बात करूं, तो आपका बूथ लेवल का कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, तो किस मुंह से आप वहां पर मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं चुनाव? और किस लेवल से, किस स्तर से राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं कि हम 300 सीटें लाएंगे या 200 सीटें लाएंगे, हम बीजेपी को हराएंगे, एक विरोधाभासी बातें लगती है। हम लोग जब ग्राउंड पे जाते हैं देखने, तो अगर बूथ स्तर का आपका कार्यकर्ता जब आप बोलेगा नहीं, वोट नहीं डलवाएगा, तो फिर ये तो सोचने वाली बात है ना। आप मुद्दे बहुत अच्छे अच्छे उठा देते हैं, लेकिन अंततः ग्राउंड पे वो मुद्दे पहुंचते नहीं है। जबकि बीजेपी के क्या फायदा क्या है, बीजेपी के शीर्ष नेता, जहां एक नेता जाता है, नरेंद्र मोदी जी जाते हैं प्रधानमंत्री, वहीं पीछे से 2 दिन बाद अमित शाह जी पहुंचते हैं, 3 दिन बाद उसके योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, 4 दिन बाद जेपी नड्डा पहुंचते हैं, 5 दिन बाद राजनाथ सिंह पहुंचते हैं। तो ये क्रम बना रहता है और वहां पर बाकायदा बूथ लेवल का मैनेजमेंट देखा जाता है पार्टी द्वारा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को तौर पे फायदा ही पहुंचाता है। इस पे सोचना बहुत जरूरी है कांग्रेस और अन्य पार्टियों को। बिल्कुल बिल्कुल, सोचना बहुत जरूरी है। तो राजकुमार उपाध्याय जी कुछ कहना चाहते थे, जल्दी से कहिए, उसके बाद हम अगली सीट लेंगे आसनसोल की। जी बिल्कुल, मैं हमारे साथी से कहना चाहता हूं कि बूथ मैनेजमेंट में कांग्रेस पार्टी के बूथ, सेक्टर, मंडलम, नगर, ब्लॉक और जिला स्तर तक, लोकसभा स्तर तक की हुई है। ये कमलनाथ जी कार्यकाल में भी ये कार्य हुआ, उसके बाद अभी जीतू पटवारी जी कार्यकाल में भी लगातार बैठकें हुई, संगठन की जिम्मेदारी दी, उसके बाद बूथ प्रभारी तक हमारे बने हैं, बूथ समन्वयक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से क्षेत्रीय दलों का अपना है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लेके विधानसभा, लोकसभा तक पूर्णतः सजग है, सतत संघर्ष में है और विपक्ष के खिलाफ मुखरता से खड़े हुए हैं मैदान में। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बातें तो आप लोगों ने रख ली, लेकिन अब हम चाहेंगे कि नवजीत आसनसोल लोकसभा सीट के बारे में अपने दर्शकों को बताएं, उसके बाद से हम फिर अपने मेहमानों के पास आएंगे। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपको बता दें कि आसनसोल से कौन कौन यहाँ पर प्रत्याशी। भाजपा से बात की जाए तो एसएस और वहीं आपको बता दें एसएस अहलुवालिया, और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा और बसपा से सनी कुमार शाह यहाँ पर चुनाव मैदान में है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी तस्वीर देख सकते हैं। भाजपा से एसएस अहलुवालिया, टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा जो फिल्म अभिनेता रहे हैं, और बसपा से सनी कुमार शाह यहाँ पर चुनाव मैदान में है। तो अब एक नजर जो है यहाँ के इतिहास की ओर भी डाल ले, तो आपको बता दें कि ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएंगे कि यहाँ का क्या कुछ इतिहास रहा है। 2004 और 9 की बात की जाए तो विकास चौहान सीपीआई से जो है यहाँ पर रहे थे। 2005 और 2009 में बंसा गोपाल चौधरी, और 2009 से लेकर 2014 तक बंसा गोपाल चौधरी सीपीआई से। यहाँ पर 2019 की बात की जाए तो आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो माफ कीजिएगा, बाबुल सुप्रियो यहाँ पर जो है उन्होंने अपनी जीत दर्ज की थी। तो विकास चौधरी सीपीआईएम, बंसा गोपाल चौधरी सीपीआईएम 2005, 2009 में बंसा गोपाल चौधरी, 2014 में बाबुल सुप्रियो बराल, 19 में बाबुल सुप्रियो बराल, 22 में जो कि उपचुनाव हुए थे शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस, जो 22 में उपचुनाव हुए थे, यानी कि अभी शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर सांसद हैं टीएमसी। तो टीएमसी के चुनाव इन्होंने ये लड़ा है। अब हम रुख करेंगे
चलिए अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खबर आपको बता रहे हैं आगर मालवा से, जहां फतेहगढ़ में मतदाताओं ने मतदान का है वही तो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की बांदा में सभा हुई है। इस सभा में क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1 किलो आटे के लिए मारपीट हो रही है, पीओके में लगातार आंदोलन चल रहे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए। ये अपनी उपलब्धि बताए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बांदा में। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बांदा में सभा, और आइए सुन लेते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। सोचो 80 करोड़ लोग भारत के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कितने लोग प्राप्त कर रहे हैं? 80 करोड़। और बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 23 से 24 करोड़। कितनी है? आज का समाचार पत्र पढ़ा आपने? पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए मारा पीटी हो रही है। कल वहां दंगा हो गया इसी बात को लेके, क्योंकि आटा ही नहीं है देश में। पाक अधिकृत कश्मीर में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, कह रहे कि हमें भारत का हिस्सा बनाइए, क्योंकि भारत में मोदी जी का शासन है और इसलिए हम भारत के अंदर खुशहाल रह पाएंगे। ये जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इन लोगों से बोलो कि भैया जाओ पाकिस्तान में ही रहो, वहां भीख मांगो, भूखे मरो, भारत के लिए बोझा मत बनो, क्योंकि भारत के लिए बोझा बन करके भारत की प्रगति के बैरियर ये लोग बने हुए हैं। तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना की है बांदा में, और कहा है कि वहां 1 किलो आटे के लिए मारामारी हो रही है, यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाया आगर मालवा से फतेहगढ़ में मतदान का बहिष्कार हो गया है। आपको बता दें कि आगर विधानसभा के फतेहगढ़ में हुआ चुनाव का बहिष्कार। रोड डैम नहीं तो वोट नहीं के लगाए गए नारे। तो चुनाव बहिष्कार की खबरें भी लगातार सामने आ रही। जब तक नहीं बनेगा रोड और डैम, नहीं करेंगे मतदान। अधिकारियों की भी बात मानने को तैयार नहीं ग्रामीणों ने कहा जारी रहेगा चुनाव का बहिष्कार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे आगर मालवा से, जहां फतेहगढ़ में मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया है। आगर मालवा फतेहगढ़ में मतदान का बहिष्कार किया गया है। सूना सूना सा मतदान के फतेहगढ़। चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। खबर पश्चिम बंगाल से, टीएमसी के गुंडे कार्यकर्ता सड़कों पर कब्जा कर रहे लोगों के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने किया तितर-बितर करने की कोशिश। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, टीएमसी मतदान प्रतिशत कम करना चाहती है। ज्यादातर लोग टीएमसी के खिलाफ कर रहे मतदान। बहरामपुर में आपको बता दें कि इस तरीके की जो है घटना सामने आई है, बड़ी बात है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है। अधीर रंजन चौधरी जैसे भी हो रहे हैं, जितना मैं घूम रहा हूँ उतना उनके खिलाफ वोट जा रहे हैं। तो इसमें वो आ रहे हैं कि किसी हालत में अधीर चौधरी को कहीं ना कहीं रुकवाने का बंदोबस्त करे तो कुछ बच सकता है। लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं चलने वाला हूँ। किसी हालत में मुझे रोका नहीं जा सकता। बदनसीबी हो रहे हैं, जितना मैं घूम रहा हूँ उतना। तो चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कर्नल ईशान बीजेपी प्रवक्ता, राजकुमार उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस, और के विश्वदेव राव राजनीतिक विश्लेषक, तीनों मेहमान हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारी सहयोगी हैं नवजीत कौर। अभी नवजीत कौर ने आसनसोल के बारे में बताया, और शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पर चुनाव मैदान में है, टीएमसी से। क्या लगता है कर्नल ईशान साहब, आपसे सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा को बीजेपी पटखनी दे पाएगी? देखिए, जहां तक आसनसोल का सवाल है, सबसे पहली चीज तो वो मेनली कोल माइंस की बेल्ट है, और वहां पे करीब करीब 36%
आपके नॉन बंगाली वोटर्स हैं, क्योंकि लेबर क्लास है बहुत ज्यादा, कोल माइंस हैं, कोल फैक्ट्रीज हैं और फिर कोल माफिया भी है। तो होता क्या है कि जहां तक शत्रुघ्न सिन्हा जी का सवाल है, शत्रुघ्न सिन्हा जी पहले किस पार्टी में थे, अब कहाँ हैं, वो सबको पता है। बाई इलेक्शन वो जीत चुके हैं, तो वो ग्लैमर वाली चीज के आधार पर उनका चुनाव हो चुका है। अब जो जनता वहां पे वोट देगी, वो वोट देगी आप उनके कार्यों के आधार पर। जहां तक एसएस आलूवालिया जी का सवाल है, आलूवालिया जी पहले बर्दवान में थे, जहां पे कीर्ति आजाद जी इस बार लड़ रहे हैं और दिलीप घोष जी है उनके खिलाफ। तो एसएस आलूवालिया जी का एक लंबा राजनीतिक जीवन है और उन्होंने बंगाल में शुरू से कार्य किए और उनके कार्यों को लोगों ने देखा है। और आज की तारीख में टीएमसी से, तृणमूल कांग्रेस से और दीदी के शासन से जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आपने अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट भी चलाया और क्या हालात है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले के चुनावों में भय के वजह से और उस गुंडागर्दी की वजह से जनता अपना मताधिकार का प्रयोग ही नहीं कर पाती थी। पर इस बार क्योंकि बंगाल में चुनाव इतने ज्यादा फेजेस में, सारे 7 फेजेस में पूरे चुनाव हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट है, इलेक्शन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया था कि पहले वोटिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, तो इस वजह से संज्ञान लिया। और मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस से की हालत खराब है। जो भी व्यक्ति उससे खड़ा हो रहा है उसको कष्ट ही होने वाला है और कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल से चुनाव हार भी जाए। चलिए ठीक है। राजकुमार उपाध्याय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल में आपका तो कोई गठबंधन से वो सीट शेयरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाथ मिलते रहे हैं, दिल नहीं मिले हैं यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। लेकिन फिर भी जब हाथ मिलाते रहे हैं तो जो टीएमसी है उसमें शत्रुघ्न सिन्हा है, तो क्या लगता है आपको कि आपके कथित सहयोगी टीएमसी के उम्मीदवार यहां से निकलेंगे? जी राजकुमार उपाध्याय जी। चलिए, वो राजकुमार उपाध्याय जी तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है, उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है, तो हम रुक करेंगे के विश्वदेव राव साहब के पास जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ग्लैमर के आधार पर यहाँ पर चुनाव जीत कर आए थे और अब काम के आधार पर वोट दिए जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को ही होगा? क्या लगता है आपको? इस सीट की देवेंद्र जी एक इतिहास से अगर 2019 में बाबुल सुप्रियो लड़े थे, जो गायक हैं, वो बीजेपी की तरफ से लड़े थे और वो करीबन 6,33,000 वोट से मिले थे उनको। उनके खिलाफ लड़ी थी टीएमसी से मुनमुन से एक एक्ट्रेस होगा, वह कई कार्य कर चुकी है और उस समय सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लड़ी थी वहां से। उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ है, क्योंकि बाबुल सुप्रियो छोड़ दिए, वो बीजेपी से बाहर चले गए, तो वो सीट वेकेट हो गई थी। उस बाई इलेक्शन में 2022 में जब हुआ था, तब शत्रुघ्न सिन्हा वहां से जीते थे और वो भी अच्छी, वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़े थे। बीजेपी ने वहां से अग्निमित्र पॉल करके हैं जी, ये फैशन डिजाइनर है जो उनको लड़ाया था। उनको बीजेपी का जो कोर वोट है वही मिला था, उनको ज्यादा वोट नहीं मिला था। शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बहुत है और जैसे बताया कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कि ग्लैमर की वजह से उनको वोट बैंक पूरा मिल गया था। लेकिन अब की बार वहां पर जो चेहरा है वो बीजेपी का, वो भले ही इतना बड़ा चेहरा उस सीट के लिए ना हो, लेकिन पूरा बंगाल का चुनाव अगर आप एक तरफ से देखें तो वो नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी हो रहा है। तो ये माहौल हर सीट पे जब हम आकलन कर रहे हैं देवेंद्र जी, तो हमें यही मोटे तौर पे यही आंकड़े देखने पड़ेंगे कि
वहां पर जो वोटिंग परसेंटाइल है वो कितना बढ़ के निकलता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटाइल हमेशा हम बंगाल में वैसे भी ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल एवरेज जो आता है उसके अगर ऊपर 5-10% निकलेगा तो हर सीट पे कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी बढ़त मिलने की उम्मीद लगा सकते हैं। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि बंगाल ऐसा राज्य है जहां शुरुआत से ही पोलराइजेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, तो वहां हर सीट पे इसी पैटर्न पे ही वोट पड़ रहा है। जी, कर्नल ईशान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। तो जैसा कि के वी सुखदेव राय साहब कह रहे हैं कि अगर जो 4-5% ज्यादा वोटिंग होती है सामान्य से, और जैसा पहले होती आई है, तो इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। आपको तो खुश होना चाहिए। मैं फिर वही चीज कहूंगा कि जो विरोध तृणमूल कांग्रेस का जनता के बीच में है वहां पे, और जो उनको मत देने का भी अधिकार नहीं मिल रहा था, जो बाई इलेक्शंस हुए थे उस टाइम भी क्या स्थिति थी, वहां पे बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, वोटर्स को जाने नहीं देना, ये सारी चीजें थी। साथ में इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, प्लस जो मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का चेहरा और महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में जो एक जो रेस्पेक्ट बना है भारतीय जनता पार्टी के लिए, राष्ट्र को ध्यान में रख के, और तृणमूल कांग्रेस की जो अराजकता और वहां पे जो अत्याचार है उसका विरोध, उसका नतीजा यही होना है कि इस वोटिंग परसेंटेज से एसएस अहलूवालिया जी बहुत अच्छी बढ़त से वहां चुनाव जीतेंगे, और जो परसेंटेज ऑफ वोट होगा वो भी हमारा रहेगा, और सिन्हा जी चुनाव हारेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि ये सारे समीकरण जो हैं, अगर जो परसेंटेज के ज्यादा होते हैं तो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे, ऐसा अनुमान है। तो इसी के साथ अब समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि चुनाव हो रहे हैं, परसेंटेज पे बात हो रही है। जी देवेंद्र जी, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। भोपाल से सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे बीजेपी कार्यालय। प्रदेश कार्यालय में बने वार रूम में कर रहे निरीक्षण, साथ ही महिला वार रूम का भी करेंगे निरीक्षण। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, भोपाल से जल्द सीएम डॉक्टर मोहन यादव वार रूम का निरीक्षण करने पहुंचे। तो आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के बीजेपी कार्यालय में पहुंचे, जहां प्रदेश कार्यालय में बने वार रूम का निरीक्षण किया है उन्होंने। साथ ही महिला वार रूम का भी निरीक्षण करेंगे। मॉनिटरिंग में वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ। और बड़ी खबर आ रही है, तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के लाखों रुपए देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। पीएम मोदी लाखों रुपए अडानी और अंबानी को देते हैं, राहुल गांधी ने ऐसा कहा है। अगर हम आपको पैसे देंगे तो आप रायबरेली से सामान के बाजार से पैसा बनेगा, ऐसा कहा है। तो बीजेपी पर आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। अंबानी को लाखों करोड़ रुपए देता है, अंदानी को लाखों करोड़ रुपए देता है। पता क्या करता है वो? अमेरिका में जाके, जर्मनी में जाके जमीन खरीदता है ना। अब हमने आपको लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को पैसा दिया, आप क्या करोगे? जर्मनी तो नहीं जाओगे, रायबरेली में माल खरीदोगे, कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई जूता खरीदेगा, कोई गाड़ी खरीदेगा। घोड़ा तो आज कोई खरीदता नहीं है। और पूरा का पूरा जो आपका पैसा मार्केट में जाएगा, जो भी आप खरीदोगे, सारी की सारी फैक्ट्रियां जादू से चालू हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। और भाई और बहनों, उन्हीं फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? सर्कल है। इंजन स्टार्ट करो, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, फैक्ट्री स्टार्ट होगी, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आप खरीदोगे, खरीदोगे, फैक्ट्री स्टार्ट होगी। ये
हिंदुस्तान का आर्थिक इंजन शुरू हो जाएगा धड़ाधड़, और गाड़ी आगे की ओर चलेगी, और चाइना की जो गाड़ी है उसको पीछे छोड़ देंगे हम। मेड इन रायबरेली, मेड इन अमेठी, मेड इन यूपी, मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया, मेड इन रायबरेली, तो अर्थशास्त्र और गणित समझा रहे थे राहुल गांधी। इस गणित को जनता कितनी समझ पाई है ये तो अब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आएंगे। देखते रहिए न्यूज़।